फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और मैंने आपको बता दिया था दाब का प्रभाव और दाब के इफेक्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था फ्रेंडलिक समतापी वक्र। ठीक है, तो फ्रेंडलिक समतापी वक्र में वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने अवशोषण की मात्रा और दाब के मध्य ग्राफ खींचा जिसे हम फ्रेंडलिक समतापी वक्र के नाम से जानते हैं। वो क्या था, मैं 1 मिनट लेके आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। उसने 3 अवस्थाएं निकाली थी दाब की। ये x/n, p 0 और x, ये था प्रारंभ अवस्था में x/n समानुपाती p होता है। ठीक है, उच्चतम अवस्था में दाब की अधिकतम अवस्था के अंदर यहाँ पे x/n का मान p नोट के समानुपाती होता है और दाब की माध्यमिक अवस्था में x/m समानुपाती p की घात 1/n के समानुपाती होता है। तो माध्यमिक अवस्था में जो हमारे पास समीकरण है x/m बराबर k p की घात 1/m। ठीक है, हम इसका दोनों साइड log लेते हैं तो log x/m इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। इसे हम समतापी फ्रेंडलिक समतापी समीकरण बोलते हैं और इसी से हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब हम यहाँ पे log x/m और log p में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल है वो 1/n और इसका अंतःखंड जो है वो हमें log k प्राप्त होता है। अगर हम ये फ्रेंडलिक समतापी वक्र का जो समीकरण है अगर ये विलीन प्रवस्था के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर यहां पे p की जगह क्या जाएगा बेटा c, है ना। तो विलीन प्रवस्था में फ्रेंडलिक समीकरण log x/m बराबर log k प्लस 1/n log c, ये हम विलीन प्रवस्था के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये विलीन अवस्था में इसके लिए हम मान निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी, अब हमारे पास जो आगे का टॉपिक है वो है अधिशोषण के अनुप्रयोग। हम कहां कहां एडजॉर्प्शन अधिशोषण उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो अब है अधिशोषण के अनुप्रयोग कहां कहां यूज में लेते हैं, सुनना मेरे ध्यान से। पहला है उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में देखो, उच्च निर्वात का क्या मतलब है। ठीक है, जहां पे हवा भी ना हो। ऐसी आयरन इंडस्ट्री जैसी बहुत सी जगह है जहां पे वैक्यूम की बहुत ही जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए अधिशोषण का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो एक बंद पात्र है, इसके अंदर वायुमंडल की गैसें, अगर हमें इन गैसों को भी निकालने हैं तो सक्रिय चारकोल या नारियल चारकोल का उपयोग करते हैं जो अलग अलग तापमान पर उन गैसों का भी अधिशोषण कर लेती है ताकि वहां पे वैक्यूम या निर्वात उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बेटा व्याधियों के उपचार में, रोगों के उपचार में, है ना। दूसरा है रोगों के उपचार में। देखिए, जब भी चोट लग जाती है तो हम मेडिसिन यूज में लेते हैं, या जब घाव वगैरह हो जाता है तो उसके ऊपर मलम लगाते हैं। तो मलम जो है वो क्या करता है, वो सरफेस का वर्क करता है और वो सरफेस स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषण शो करता है और हम यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन है इनके अंदर अधिशोषण के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है ना। कीटाणुओं का अधिशोषण द्वारा या उन्हें मारने के लिए उपयोग में लेते हैं। तीसरा हमारा वर्णलेखिकी विश्लेषण है। वर्णलेखिकी विश्लेषण में ये वर्णलेखिकी विश्लेषण क्या होता है, ये कॉलम होता है बेटा जिसके अंदर एल्यूमिनियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं। जब भी किसी विलयन को इनके अंदर से गुजारा जाता है तो ये एक विशिष्ट प्रकार की अशुद्धि को या आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं और अधिशोषित करने के कारण वो
जो पदार्थ है उस अशुद्धि से मुक्त हो जाता है। अगर हम आपसे यहाँ बात करें कि हमारे आरओ के अंदर जो सिलेंडर्स आते हैं, वो सिलेंडर के अंदर मेम्ब्रेन्स होती है, वो मेम्ब्रेन अलग अलग अशुद्धि को एब्जॉर्ब करती है। उन्हें अपन वर्णलेखिकी स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है गैस मास्क में, गैस मास्क देखिए, जहरीली गैसों के अधिशोषण हेतु गैस मास्क की ऊपरी परत के ऊपर हम अधिशोषक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे ये जो कोयले की खान होती है, चूने की जो खान होती है, इसके अंदर अनेक हानिकारक जहरीली गैसें उत्पन्न होती रहती है। इन जहरीली गैसों से बचने के लिए गैस मास्क में अधिशोषक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर, वो है कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को रंगने में। ठीक है, तो कपड़ों को रंगने में भी हम यहां पे अधिशोषक पदार्थ का उपयोग लेते हैं। तो ऐसे फिटकरी को कपड़ा रंगने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। बहुत सारे जो रंजक हैं, ये रंजक पदार्थ भी जो है ये क्या करते हैं, कपड़ों को रंगने में उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आर्द्रता के नियंत्रण में। मैंने अभी भी आपको बताया था कि आयरन इंडस्ट्री के अंदर अगर ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो वहां जंग लग जाएगा, और जंग लगेगा तो बहुत सारा जो आयरन है वो क्या खराब हो जाएगा। तो उसको आर्द्रता ग्राही बनाने के लिए, ठीक है, तो हम यहां पर उपयोग करते हैं अधिशोषक पदार्थों का। ओके, तो आर्द्रता को मुक्त करने के लिए, आर्द्रता को अधिशोषित करने के लिए हम यहाँ पे अधिशोषक पदार्थों का उपयोग लेते हैं। नेक्स्ट है विलयनों में रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो शुगर होता है, चारकोल होता है, वो काला मटमैला होता है, लेकिन हम उस शुगर को अधिशोषक या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर से पास करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल अधिशोषक का कार्य करता है और जितने भी कार्बन है, जो कालापन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है? और वैसे आप देखते हो टीवी में एड आता है पॉन्ड्स का, वो गिलास के अंदर गंदा पानी होता है, वो लड़की उसमें चारकोल डालती है, तो वो चारकोल सारी अशुद्धियों को एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, और वो पानी साफ हो जाता है। तो अधिशोषक की घटना भी डिक्टो ऐसी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर विलयनों के पदार्थों का रंग हटाने के लिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों का पृथक्करण। मैंने अभी भी आपको बताया था कि नारियल चारकोल या सक्रिय चारकोल जो होते हैं, ये अलग अलग ताप पर अलग अलग गैसों को अधिशोषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वातावरण के अंदर जो गैसें हैं, या हम एक बंद कमरे के अंदर, एक वेसल्स के अंदर गैसीय मिश्रण लेते हैं, और उन मिश्रण में से भी अगर गैसों को पृथक करना होता है तो हम यहाँ पे अधिशोषक पृष्ठ या नारियल चारकोल या सक्रिय चारकोल का उपयोग लेते हैं। ठीक है। झाग प्लवन विधि में आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट है आपके, ये अभी आगे भी आएगा, धातुओं के निष्कर्षण वाले चैप्टर में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो झाग प्लवन विधि में आपने देखा होगा कि झाग कारक होता है, प्लवन कारक होता है, और हम इसमें ऑयल डालते हैं, यूकैलिप्टस का या चीड़ का तेल डालते हैं। तो धातु के जो नॉन विटेबल हैं, द्रव विरोधी कण हैं, वो क्या करते हैं बेटा, इस ऑयल की सतह पे अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। तो झाग प्लवन विधि के अंदर भी यहाँ अधिशोषक का कार्य करता है ऑयल पृष्ठ। ठीक है, तेल की सतह। चलो जी, इसके बाद हमारे पास अधिशोषण सूचक के रूप में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा अधिशोषित करके सूचना देते हैं, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो बहुत सारे पदार्थ अधिशोषक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विषमांगी उत्प्रेरण में। देखिए अधिशोषण एक विषमांगी उत्प्रेरण है। आपने हेडिंग भी यही डाली थी, ठोसों की सतह पर गैसों का या द्रव की सतह पर गैसों का। तो ठोस और द्रव भौतिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी। अधिशोषण एक विषमांगी उत्प्रेरण है। अगर दोनों ही एक समान होंगे तो वहां पे अधिशोषण नहीं होगा। तो अधिशोषण के लिए विषमांगी होना अनिवार्य है। जैसे पृष्ठ का चिकना या स्मूथ या खुरदुरा, फिर गैस के अणु आना, तो दोनों की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। तो दोनों को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी इस टॉपिक के बारे में। चलो जी, नेक्स्ट है शुष्क स्नेहक के रूप में। स्नेहक के रूप में भी हम इसको उपयोग में लेते हैं। और गुणात्मक विश्लेषण में आपके केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो क्षारीय मूलकों का जब हम विश्लेषण करते हैं, उनको निकालते हैं, तो उसमें यहाँ
ये KSP विलेयता गुणनफल स्थिरांक के आधार पर या अधिशोषण की मात्रा के आधार पर या PPT प्रेसिपिटेशन के आधार पर हम उनको निकालते हैं कि इसकी KSP की वैल्यू कितनी होगी और क्यों होगी। फिर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उत्प्रेरण। नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरण होता क्या है, ठीक है। आपने उत्प्रेरक तो देखा होगा, लेकिन उत्प्रेरण क्या होता है, ठीक है ना। उत्प्रेरण क्या है, देखिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक, और इस घटना को बोलते हैं उत्प्रेरण, ठीक है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, उत्प्रेरक जो है ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाते कैसे, सामान्यतः कोई सी भी अभिक्रिया है अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो शीघ्र हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में समझा देता हूं आपको, फिर उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये है KClO3, पोटेशियम क्लोराइड है। अगर हम इसको अपघटित करते हैं तो इस अपघटन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें रिक्वायरमेंट होता है उत्प्रेरक, और 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये अपघटित होगा, और अपघटित होकर हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगर हम इसमें उत्प्रेरक डाल दें, इसी अभिक्रिया को अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाए, MnO2 अगर मैं उत्प्रेरक डाल दूं तो तापमान लगभग आधा ही रिक्वायर्ड होगा, आधे ही तापमान की जरूरत होगी, पूरे टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगी। और लगभग मुझे इसकी उपस्थिति में अगर हम ये अभिक्रिया में संपन्न कराता हूं तो लगभग 338 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए, एक अभिक्रिया हो रही है बिना उत्प्रेरक के, एक अभिक्रिया हो रही है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। मतलब क्या है कि उत्प्रेरक जो है ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं या कम टेम्परेचर पर अभिक्रिया संपन्न करवा रहे हैं। आ रही है कुछ बात आपको समझ में, ठीक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बहुत सी अभिक्रिया जिसमें घट भी जाता है, ठीक है। अब उत्प्रेरण जो है बेटा वो 4 प्रकार का यहाँ दिया हुआ है। 4 प्रकार के उत्प्रेरण की बात करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले है हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरण। सबसे पहले जो है उत्प्रेरण के प्रकार, और उसके अंदर हम बात करेंगे पहला धनात्मक उत्प्रेरण। तो धनात्मक उत्प्रेरण के अंदर क्या होगा, देखिए, धनात्मक उत्प्रेरण में हमेशा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ये कम नहीं होता है, ठीक है। तो वे ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उत्प्रेरक जो है ये क्या करते हैं बेटा, सक्रियण अभिक्रिया, ये सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको समझाया था सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आ रही है यहाँ पे बात समझे। देखिए ये अभिक्रिया है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये अभिक्रिया का मार्ग, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें, सक्रियण ऊर्जा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। ये अभिक्रिया हो रही है बिना उत्प्रेरक के, ठीक है। ये जो अभिक्रिया हो रही है ये हो रही है बिना उत्प्रेरक। अब अगर मैं इसमें उत्प्रेरक डाल दूंगा तो उत्प्रेरक क्या करेंगे, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो इतनी रिक्वायर्ड है उसको कम कर देगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो ये नया पथ बना लेगा। देखिए आपके बुक में ऐसा आता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करके नया पथ बनाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके नए पथ का निर्माण करते हैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ये जो नया पथ बना है ये है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। दो चीजें हो गई,
तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, और सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, अब ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शंस लिखा सकते हैं आपको। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक की जो रिएक्शन है मैं वो लिखा देता हूं आपको। ये देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे आयरन और एमओ मोलिब्डेनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, अमोनिया। ये है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए, ये H2O2 परऑक्साइड है, Pt उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके बनाते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन। तो अगर ये उत्प्रेरक नहीं होते तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं, वाष्पीय गैसीय अवस्था अभिक्रियाओं को करने के लिए बड़ा मुश्किल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे धातु की सतह पर देखिए विषवांगी है ना, ये सॉलिड है और ये गैसें हैं, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल आती है इन सब अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पे बात करेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण की। ठीक है, ये तो हो गया धनात्मक, और हम यहाँ करेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। सेकंड है मेरे पास नेगेटिव या ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, अब ये ऋणात्मक उत्प्रेरण होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, मंद करते हैं। तो यहाँ पे एक घटक काम में लेंगे हम, जिसको बोलते हैं विषकारक। ठीक है, तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को मंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। यहाँ पे देखो, जब भी ये चीज आती है ना हमारे पास, तो माइंड में एक ही रिएक्शन आती है ज्यादातर, लिंडलार उत्प्रेरक, क्योंकि वहां भी काम आते हैं और यहाँ भी हम उसको सिखा देते हैं, तो 2 in 1 काम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, हालांकि मैं एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले रहा हूं, है ना, मैं इनऑर्गेनिक वाला भी आपको बताऊंगा। और हम यहाँ पे उसका अपचयन करते हैं PD और BaSO4 की उपस्थिति में। अपचयन में हम हाइड्रोजन देते हैं तो एक HCl बाहर निकल जाता है, तो यहां बनता है एल्डिहाइड। पीटी का काम है अभिक्रिया के दौरान जितने भी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है चाहिए वो देगा। तो अगर मैं एल्डिहाइड को फिर से 2 हाइड्रोजन दे दूं तो एल्डिहाइड विल बी कन्वर्ट इन इथेनॉल, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें तो केवल एल्डिहाइड ही बनाना होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को रोकने की जरूरत होती है, मंद करने की जरूरत होती है। तो मंद करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां देखिए आप, ये BaSO4 जो है ये अभिक्रिया विष का कार्य करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं विषकारक या मंदक। ये क्या करता है, इस जो उत्प्रेरक है पीडी को ये रोकता है 2 से ज्यादा हाइड्रोजन देने पर। ठीक है, इसलिए यहां पर केवल और केवल ये बेरियम सल्फेट जो है ये विषकारक का कार्य करता है, इसलिए केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं यहाँ पे नहीं बनता है। इस अभिक्रिया का बहुत अच्छा नाम भी है ना, रोजरमुंड अपचयन के नाम से जानते इसको। और इन दोनों उत्प्रेरक को हम बोलते हैं लिंडलार उत्प्रेरक। लिंडलार उत्प्रेरक के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे, और भी मैं आपको समझा सकता हूं, है ना। यहाँ पे जैसे हम यहाँ जल अपघटन कर रहे हैं ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, तो अपघटन बहुत ही स्लो हो जाता है ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ मंदक का कार्य करता है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का भी हम अपघटन करते हैं तो भी स्लोली स्लोली धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे स्वतः उत्प्रेरक। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक खुद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक खुद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। जैसे देखिए यहां पर, अगर मैं इस एथिल एसीटेट को जल में घोलता हूं, ठीक है, तो ये स्वतः ही उत्प्रेरित होकर अपघटित हो जाएगा और ये बनाएगा एक तो एसिटिक अम्ल और एक इथेनॉल। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे आपके सामने होंगी।